दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने 2 दिवसीय दौरे पर जापान गए हैं। वो जापान क्यों गए हैं? तो वो भारत और जापान के 15वें एनुअल समिट को अटेंड करने गए हैं। ये जो इस दौरे की जो टाइमिंग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब सारी दुनिया में ट्रम्प के टैरिफ का कहर चल रहा है, भारत और चीन के बीच में संबंध सुधर रहे हैं, उससे पहले जापान जाना ये बहुत ही अच्छा मास्टर स्ट्रोक है, चीन को एक सीधा-सीधा संकेत देने के लिए। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस मीटिंग से भारत को क्या क्या फायदे हो सकते हैं, भारत के लक्ष्य क्या है। आप देख रहे हैं स्टडीफिकेशन, मेरा नाम है सागर। दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जापान की लोकेशन कहाँ पे है। ये है इंडिया। इंडिया के ईस्ट साइड जाएंगे। अब जाते जा रहे हैं, ये आपको चीन दिखा। चीन से और आगे जाते हैं तो ये आपको दिख जाएगा जापान। देखिए, जापान में टोटल 4 बड़े आइलैंड है और इनका नाम में अगर मैं चालू करूं तो सबसे ऊपर साइड ये जो है, ये इसको होक्काइडो बोलते हैं। उसके बाद होन्शु, ये छोटा वाला जो आइलैंड है जिसको मैं ज़ूम इन कर रहा हूँ, ये इसको शिकोकू बोलते हैं। और इसके बाद ये जो सबसे लास्ट में आता है इसको क्यूशू आइलैंड बोलते हैं। तो फिर से रिपीट करते हैं, ऊपर में होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, इन 4 आइलैंड से मिलकर जापान बनता है। मतलब वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन ये 4 मेजर हैं। दोस्तों, भारत और जापान की जो दोस्ती रही है वो काफ़ी स्टेबल रही है। उनकी पार्टनरशिप काफ़ी डीपनिंग और क्रूशियल रही है। भारत की जो पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसमें जापान का एक अपना महत्वपूर्ण रोल है। साथ ही साथ भारत जो इंडो पैसिफिक ओशियन के लिए जो नज़रिया रखता है, आप मान के चलिए कि ज़्यादातर उससे मिलता जुलता जापान भी रखता है। जापान जापान भी एक फ्री एंड फेयर इंडो पैसिफिक ओशियन की हमेशा से बात करता रहा है। इसके अलावा भारत और जापान काफ़ी वैश्विक समूहों के सदस्य भी रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके अलावा कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव और ऑफ कोर्स क्वाड तो है ही। भारत और जापान ने ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम जो था वो 2000 में चालू किया और उसे फिर अपनी पार्टनरशिप को अपग्रेड करके स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप को 2006 में कन्वर्ट किया। साथ ही साथ जब 2014 में उन्होंने इसे एक कदम और आगे ले गया और इस पार्टनरशिप का नाम दिया स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। और जब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी थे, तब उन्होंने एक एनुअल समिट की शुरुआत की भारत और जापान के बीच में, उन्हीं के कार्यकाल में चालू हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं कि जो स्वर्गीय शिंजो आबे जी थे, वह भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के काफ़ी अच्छे मित्र भी थे। साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि भारत और जापान की जो दोस्ती है पिछले 2 दशकों में किस प्रकार आगे बढ़ी है। ये इंडियन एक्सप्रेस का कटआउट है, इसमें काफ़ी अच्छी टाइमलाइन दी हुई है। हम देखते हैं कि 2007 में जापान के जो पीएम थे शिंजो आबे, वो डिलीवर्स करते हैं लैंडमार्क कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू सीज स्पीच इन द पार्लियामेंट। उन्होंने हमारे भारत के पार्लियामेंट में ये स्पीच दी। 2013 में एम्परर अकितो और एम्प्रेस मिचिको भारत आते हैं। 2014 में हम फिर देखते हैं कि जो शिंजो आबे जी थे वो रिपब्लिक डे में हमारे चीफ गेस्ट बनते हैं और उन्होंने इस ट्राई को, जो हमारी भारत और जापान के बीच में जो पार्टनरशिप था, उसको, जैसे कि हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं, कि स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के रूप में एक कदम आगे बढ़ाया। 2019 में हम देखते हैं कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी, वो एम्परर नारुहितो के कोरोनेशन में जाते हैं। 2022 में जो फिर उस समय के जो जापान के प्रधानमंत्री थे किशिदा, वो भारत आते हैं और एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट करते हैं कि वो 5 ट्रिलियन येन जो है वो भारत में इन्वेस्ट करेंगे। 2023 में मोदी जी G7 अटेंड करते हैं हिरोशिमा में और गांधी जी के स्टैचू को अभी वहाँ पे जो पीस पार्क है वहाँ पे अनवील करते हैं। अब 2024 में जो मोदी जी हैं वह जापानीज पीएम से मिलते हैं और आगे 10 साल के जो जो भी रोड मैप होगा भारत और जापान का, उसके बीच में वो रणनीति बनाते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की इस विजिट में भारत और जापान के बीच में जो की एरियाज ऑफ कॉपरेशन होंगे उस पर बात करते हैं। देखिए, हम सबको पता है कि डिफेंस सबसे बड़ा एरिया होगा जहाँ पे दोनों एक दूसरे की कॉपरेशन चाहेंगे। डिफेंस में ऐसा नहीं है कि भारत और जापान जो है अभी शुरुआत करेंगे, हमारे बीच में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग पहले से हो चुकी है। जैसे जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन सिक्योरिटी कॉपरेशन 2008 में ही साइन कर चुके हैं। डिफेंस कॉपरेशन एंड एक्सचेंज, उसके लिए एमओयू 2014 में साइन कर चुके हैं। रिसेंटली हमने ये भी साइन किया रेसिप्रोकल प्रोविजन ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज एग्रीमेंट, जो 2020 में हुआ है। साथ ही साथ हम जो बहुत सारी एक्सरसाइज भी साथ में करते हैं, जैसे मैं बताना चाहूँगा मालाबार है, ऑफ कोर्स इसमें यूएस और ऑस्ट्रेलिया भी लेते हैं, मिलान है, जिमैक्स है, धर्मा गार्जियन है, ये आर्मी की होती है। और कोस्ट गार्ड की जो कॉपरेशन है वो भी आपस में चल रही है। हमने 2025-24-25 में ये भी सोचा है कि हमारे जो एनएसए हैं, आगे चल के 2026 में एनएसए की भी बातचीत होगी और इसके लिए मैं आपको एक क्लिप पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से विक्रम मिस्री साहब का दिखाना चाहूँगा।
One of the new features of the security engagement between the two countries will be an institutionalized dialogue for the first time between the national security advisors of the two countries, as well as greater engagement between the joint staffs of the two countries. प्राइम मिनिस्टर मोदी और जापानीज पीएम शिगेरू इशिबा जो हैं वो 2008 के जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन उसको अपग्रेड करना चाहेंगे भारत और जापान के बीच में। इसके अलावा भारत और जापान साइबर एंड स्पेस कॉर्पोरेशन भी करेगा। साथ ही साथ हम यह देखते हैं कि जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइज हो चुकी है, डिफेंस और सिक्योरिटी में ये काम करेंगे। जापान की तरफ से भारत को 6th जनरेशन प्लेन बनाने का ऑफर भी दे चुका है कि हम मिलके, क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो कुछ ही देश मिलके, जैसे ब्रिटेन भी उसमें था और जापान मेनली भारत को ऑफर किया था कि आइए मिलके हम 6th जनरेशन का प्लेन भी बना सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि भारत और जापान के बीच में इकोनॉमी और ट्रेड कैसा रहा है। भारत और जापान का जो बायलैटरल ट्रेड है वो लगभग 22.8 बिलियन डॉलर का था 2023-24 में, और 2024-25 में भी 21-22 बिलियन के आसपास था। मतलब आप बोल सकते हैं कि इसमें स्टेबिलिटी ज़रूर है। भारत जो है एक्सपोर्ट करता है केमिकल, व्हीकल्स और सी फूड, क्योंकि जानते हैं जापान में सी फूड का कल्चर बहुत ज़्यादा है, और इंपोर्ट क्या करता है तो स्टील, कॉपर, रिएक्टर्स। हालांकि मैं ये बताना चाहूँगा कि भारत यहाँ पे भी ट्रेड डिफिसिट भारत को होता है। मतलब हम जापान से खरीदते ज़्यादा है, जापान को बेचते कम है। लेकिन इसके साथ जब मैं बात करूँ कि जापान से इन्वेस्टमेंट कितना आता है, तो हम ये देखते हैं कि जापान से भारत को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता है। जापान जो है 5th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है भारत का, उसमें जापान जो है वो 5वें नंबर पे है। जो जापानीज कंपनी है वो भारत में 40 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुकी है। 40 बिलियन यूएस डॉलर की बात कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुकी है। और अगर मैं बात करूँ तो आखिरी के 2 साल, लास्ट 2 साल में ही केवल केवल जापानीज प्राइवेट सेक्टर से ही हमें 13 बिलियन से ज़्यादा का 13 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा का हमें इन्वेस्टमेंट मिला है। भारत उनके लिए इतना, मतलब आप बोल सकते हैं जापानीज फ्रेंडली है कि भारत में 1400 से ज़्यादा जापानीज कंपनियां काम कर रही हैं। बात करते हैं कि मोदी जी जो ये जापान का दौरा करेंगे, इसमें क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो हम इस बारे में बात करते हैं कि जो रीसेंट और अपकमिंग इनिशिएटिव हुए वो क्या है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर इशिबा जो हैं, वो संभावनाएँ इस बात की बहुत गहरी है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव को चालू करेंगे। तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव क्या है? ये एक प्रकार की पॉलिसी होगी जिसमें हम ये देखेंगे कि जो जैसे सेमीकंडक्टर है, चिप्स हैं, इस टाइप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन सब जो सेक्टर है, उनके लिए हम क्या पॉलिसी बना सकते हैं, उनके लिए हम क्या सेटअप बना सकते हैं, और जिससे भारत और जापान की आपस में समझौता, आपस में कॉपरेशन बढ़े और भारत और जापान इन सेक्टर्स में पीछे ना रह जाएँ। हम जानते हैं कि जापान ने कुछ वर्षों पहले ही प्रॉमिस किया था कि वो 2026 तक 5 ट्रिलियन येन का इन्वेस्टमेंट भारत में करेगा। हम उस लक्ष्य को काफ़ी पहले प्राप्त कर चुके हैं। तो अब यह उम्मीद लगाई जा रही है कि जो मोदी जी की विज़िट होगी जापान में, उसमें इस इन्वेस्टमेंट के स्तर को बढ़ाया जाएगा। या तो 7 ट्रिलियन येन किया जाएगा या फिर 10। मैं आपको एक कंपैरिज़न के लिए बता देता हूँ कि 10 ट्रिलियन येन बराबर होता है 68 बिलियन यूएस डॉलर। अगर उतना इन्वेस्टमेंट भारत में आता है अगले 1 दशक में, तो ये भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। साथ ही हम ये जानते हैं कि जापान जो रहा है, वो 1958 के बाद से भारत का सबसे बड़ा ओडीए डोनर रहा है। ओडीए डोनर का मतलब क्या होता है? ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस। ये जो इसका जो डोनर रहा है वो जापान रहा है। उन्होंने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सहायता की। हम ये भी जानते हैं कि जो हमारी जो बुलेट ट्रेन की या फास्ट मूविंग रेल जो परियोजना चल रही है अहमदाबाद और मुंबई के बीच में, उसमें भी जापान हमें बहुत हेल्प कर रहा है। साथ ही हमारे जो फ्यूचर फोकस रहेंगे उसमें ये रहेगा कि हम हाइड्रोजन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लीन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पे हम ध्यान दें। इसके अलावा जो दोनों देश हैं वो मिलके डिजिटल, ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर, टूरिज्म, एकेडमिक पार्टनरशिप पर भी एक दूसरे पर ध्यान देंगे। मोदी जी के इस विजिट में यह भी ध्यान रखा जाएगा कि पीपल टू पीपल एक्सचेंज बढ़े। यह कोशिश किया जाएगा कि भारतीयों के लिए और जापानियों के लिए जो वीज़ा रूल है वो थोड़े आसान हो। इससे ये क्या हो सकता है, जापान में जो एजिंग की समस्या है कि वहाँ पे बुढ़ापा आ रहा है, लोग बूढ़े हो रहे हैं, भारत की में जो युवा जनशक्ति है उसको उस समस्या का काफ़ी बड़ा हल निकाल सकती है। साथ ही साथ जापान की जो आप बोल सकते हैं कि शैक्षिक नीतियाँ हैं, वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है वो भारत को काफ़ी हेल्प कर सकता है। दोस्तों, भारत और जापान जब करीब आते हैं तो इसका जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होता है, इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या होता है, वह भी समझते हैं। देखिए, भारत और जापान दोनों ही इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो चाहते हैं कि जो चाइना का दबदबा है एशिया में, वो उसको एक लिमिट कर सके, उसको एक काउंटर बैलेंस में रख सके। जापान और चाइना के साथ भी शत्रुता है और भारत के साथ भी चीन के जो बॉर्डर टेंशन्स वो चलते रहते हैं। इसके अलावा चीन जो है वह खुलकर पाकिस्तान को समर्थन देने लगा है।
तो जब भारत और जापान आते हैं तो ये एक प्रकार का मिनी क्वाड के जैसे काम कर सकता है। आप बोल सकते हैं कि भारत और जापान अगर बायलैटरल 2 एशिया के दिग्गज आपस में मिलते हैं, तो इससे चाइना को भी एक कठोर मतलब सिग्नल जाता है। मोदी जी अपने कार्यकाल में 8वीं बार जापान जा रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि जापान भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। मोदी जी की यात्रा, यह किसी भी आम देश की यात्रा से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खासकर ऐसे समय में जब ट्रंप के टैरिफ की मार से भारत जूझ रहा है। भारत को एक नए मार्केट की आवश्यकता है। वह जापान भी हो सकता है, वो यूरोप भी हो सकता है, वह अफ्रीका के कुछ देश भी हो सकते हैं। हमें हर जगह इस बात को खंगालना चाहिए। साथ ही साथ जैसे टैरिफ भारत पे लगे हैं, उसी प्रकार के कुछ टैरिफ जो है जापान पे भी लगा है, जापान भी उससे नाखुश है। साथ ही साथ जापान एशिया की वह शक्ति बन सकता है जो चीन को कंट्रोल करने के लिए भारत का सहयोग करे। साथ ही हम देखते हैं कि जापान में जो लोग हैं वह भारत के प्रति या भारत के संस्कृति के प्रति काफ़ी सेंसिटिव है। आप इस पूरे मुद्दे पे क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएँ। भारत को और क्या करना चाहिए? बिल्कुल बताएँ। आप देख रहे हैं स्टडीफिकेशन। मेरा नाम है सागर।